Assalamualaikum everyone, Assalamualaikum। सेशन नंबर 33 मैथमेटिक्स पेड कोर्स में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स को डील कर रहे हैं और उसमें यूनिट नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 11 और 12 और आज के जो चैप्टर्स हैं, जो एक्सरसाइजेस इसके अंदर हैं, आपको ये बताना था कि you guys need not to solve each and every exercise in unit number 11 and unit number 12। वजह क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स गिवन है और आपको MCQs में कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जहां पर आपको ये कहें कि भाई इसके अंदर मुझे बना के दो रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल बना के दो। आपको MCQs में ये चीज़ें नहीं आती। ये सारे यहाँ पर एक टर्म आपके सामने लिखा है मैंने, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। और ये जब आप इसको बुक के अंदर देखेंगे यूनिट नंबर 11 को और यूनिट नंबर 12 को, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये इसमें मैं क्या करूँ, मतलब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, किस चीज़ के हवाले से, इसमें MCQs के हवाले से मैं क्या स्टडी करूँ, MCQs के हवाले से। तो वो मैं आपको आज की इस क्लास में सेशन नंबर 33 में आपको सिखाऊंगा कि यार आपने इसमें देखना क्या है, समझना क्या है। इसमें मेरे समझाने की चीज़ें बहुत कम है क्योंकि इसमें कोई और दूसरा इतना कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। सादा सा डेफिनेशन गिवन होगा किसी शेप का और उसके ऊपर लाइंस या फिर एंगल्स के ऊपर छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। अभी ये दो शेप्स मैंने आपको एज ए एग्जांपल लिख लिए, स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक हो गया। सो आपको पेपर में ये नहीं आता कि आप स्क्वायर बना के दो, ट्रायंगल बना के दो या फिर रेक्टेंगल बना के दो, ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ें ऐसी नहीं आती, इसलिए आप लोगों ने कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी। इसका कोई भी एक्सरसाइज मेरे मशवरे के मुताबिक आप सॉल्व ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि सॉल्व करने से आपको MCQs के लिए कोई डेटा नहीं मिलने वाला। हमारे इस कोर्स का बेसिक मकसद है कि MCQs हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो जाए कि भाई MCQs कहाँ से आते हैं। और इन चैप्टर से यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 11 यहाँ से आपके पेपर में MCQs आ सकते हैं। वो कैसे? अभी आज की क्लास का जो कंटेंट है, जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर 11 और 12 उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर बुक खोल के रखी है। यूनिट नंबर 11 इज़ ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स और उसके साथ सर्कल्स। क्वाड्रिलेटर्स ठीक हो गया, ये वाला, फिर पॉलीगॉन्स और उसके बाद हमारे पास है जी सर्कल, ठीक हो गया। इसमें आपने इसके एक्सरसाइज में आपको एक दो करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई इसमें किस किस्म के एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, 11.1 एक्सरसाइज को आप ज़रा देख लें। ड्रा एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स बेस्ड ऑन पैरेलल साइड, इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स। यानी मैं बात कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन की, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आप देख लें, ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सो आपने यहाँ पर कोई चीज़ ड्रॉ करनी होती है, लेकिन हमारा काम ड्राइंग के साथ नहीं है, ज्योमेट्री के साथ हमारा काम ये शेप्स बनाने के हद तक बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या करना है जी, हमने MCQs के हवाले से देखना है कि कोई चीज़ MCQs के हवाले से कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। तो मैं आपको जल्दी से ये दोनों चैप्टर्स आपको आइडिया देता हूँ, ये आपने ख़ुद से इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर आपको बुक के अंदर मैं दिखा देता हूँ कि MCQs किन साइड से या किन एस्पेक्ट से आपको आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर में आपके सामने ये एक डेफिनेशन गिवन है, किस चीज़ की? स्क्वायर की, ठीक हो गया जी। सो आप एक काम करें, आप ये किताब खोल लें और देख लें कि यार स्क्वायर होता क्या है। सो स्क्वायर हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसमें सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और सारे साइड्स यानी 4 साइड्स हमारे साथ इक्वल होते हैं। आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है a इज़ इक्वल टू बी,
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। इट मीन्स सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं साइड्स हैं वो यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। सो आप लोगों ने ये चीज़ इसमें नोट करनी है, स्टडी करनी है स्क्वायर के हवाले से। ठीक हो गया। आपको इस पर MCQ आ सकता है कि शेप या ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग 4 साइड्स इक्वल एंड 4 एंगल्स इक्वल इज़ नोन एज। ऑप्शन में आपको गिवन हो सकता है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह। सो आपने अगर ये स्क्वायर की डेफिनेशन वगैरह यहाँ से देख ली, ठीक हो गया, यहाँ से इसकी डेफिनेशन यहाँ से अगर आपने देख ली, ये चीज़ आपने क्लियर कर ली, तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। सो इसमें जो क्वाड्रिलेटरल्स का जो चैप्टर है, चले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है। देखिए, क्वाड मीन्स 4, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, सो क्वाड मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स। ऐसी शेप्स, ठीक है, जिनके 4 साइड्स हों, जिनके 4 साइड्स हों, उनको क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं हमें। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इसके भाई इसको साइड कहते हैं, इस चीज़ को हम एंगल कहते हैं। देखें, ये इसका साइड हो गया, ये इसका साइड, ये वाला साइड, और ये बीच में ये सारे एंगल्स हैं। ठीक हो गया। सो आपने ये चीज़ गौर करनी है इसके ऊपर और ये स्टडी करना है। चलें, अब आपको लेके चलता हूँ दूसरे शेप के ऊपर। दूसरा हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस चीज़ को बोलते हैं भाई? ये डेफिनेशन आप याद कर लो, ये डेफिनेशन आप याद कर लो। ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, जी इसके 4 साइड्स होते हैं, ओके, और इसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब आपके सामने एक रेक्टेंगल गिवन है, के एल एल एम एम जे। ये 4 साइड्स हैं, आपस में कंबाइन होके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, और ये आपस में देखें, यहाँ पर इसके एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4, ये इसके 4 एंगल्स हैं। क्या याद करना है आपने इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, आमने सामने, यानी जे के ये साइड, जे के साइज में बराबर होगा ML के। ठीक हो गया। पैरेलल आप कह सकते हैं, यानी ये लाइन जे के वाली लाइन पैरेलल है ML लाइन के। सो आपने ये चीज़ इसके अंदर नोट करनी है, यानी एडजेसेंट साइड्स, आमने सामने के साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। जैसे स्क्वायर में था, बट वहाँ पर आसान था क्योंकि सारे साइड्स इक्वल्स हैं। यहाँ पर सारे साइड्स आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स या आमने सामने के करिस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल हैं साइज़ के हवाले से। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल हैं। सारे साइड्स इक्वल नहीं है, और एडजेसेंट साइड्स या करिस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक हो गया। एंगल्स इसके अंदर सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। सो ये चीज़ें आपने इसके अंदर स्टडी करनी है MCQs के हवाले से। ठीक हो गया। चलें इस पर दूसरा शेप देख लेते हैं, पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम किस चीज़ को बोलते हैं? ये एक फिगर आप लोगों के सामने गिवन है। इसमें ये होता है कि जो जैसे रेक्टेंगल में था, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में था वो सेम सिचुएशन साइड्स के हवाले से यहाँ पर भी है, बट एंगल्स का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर सारे एंगल्स आपस में इक्वल थे, यहाँ पर कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? इन पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन एनी 2 पैरेलल साइड्स एड अप टू 180। यहाँ पर देखें, आपके पास A और B का, यानी ये वाला एंगल, ठीक है जी, और B वाला एंगल, ये दोनों सम अप होके 180 देंगे। फिर ये जो ईच पेयर, ठीक है जी, ईच पेयर ऑफ एंगल्स, इनका सम आपके साथ 180 के इक्वल आएगा। यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप में 180 के इक्वल नहीं आ रहा था। ठीक है जी, ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ये एंगल, अब आप देख लो, ये एंगल और ये एंगल आपस में सम अब क्या दे रहे हैं? 180 का सम हमें दे रहे हैं। सो आपने ये चीज़ें याद करनी है इसके अंदर। यहाँ पर है क्या हो रहा है? इसमें AB बराबर होगा DC के, जैसे रेक्टेंगल में था।
आमने सामने वाले, ए बी बराबर है डी सी के। ठीक हो गया। इसमें ये चीज़ है कि ए बी का जो लाइन है वो पैरेलल होगा डी सी के लाइन के। सेम रेक्टेंगल वाला और स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। फिर ए डी बी सी वाले लाइन के पैरेलल होगा। ठीक हो गया। इसमें जो एंगल्स हैं, ए वाला एंगल आपके पास बराबर होगा सी वाले एंगल के। फिर बी वाला जो एंगल है ये बराबर होगा डी वाले एंगल के। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लस कर दें अगर ये एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 देगा, फिर एंगल बी प्लस एंगल सी 180 देगा। इस तरह हम नहीं लिख सकते कि एंगल सी और एंगल ए ऐड करके हमें 180 देगा, नहीं, सी और डी हमें 180 देगा। सी और डी जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं यानी ये वाला और ये वाला, इनके बीच में जो पेयर्स बनते हैं एंगल्स के, वो आपस में सम अप होके 180 का रिजल्ट जनरेट करेंगे। सो ये था पैरेललोग्राम या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उसकी डेफिनेशंस हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से स्टडी करनी है। ठीक हो गया। अब आप जाएं और रोम्बस के ऊपर आ जाएं। ठीक हो गया। रोम्बस के ऊपर आ जाएं। लुक एट द फिगर ए बी सी डी। इट इज़ अ रोम्बस, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल। जैसे वहाँ पर था किस चीज़ में, पैरेललोग्राम में, यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगे। बस ये थ्योरी आपने यहाँ पर स्टडी करनी है। ए बी का जो साइड है वो बी सी डी सी के पैरेलल होगा और ए डी का जो साइड है या लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगा। ठीक हो गया। इसमें जो एंगल्स होंगे जैसे वहाँ पे था पैरेललोग्राम में, जो साइड्स होंगे जैसे यहाँ पर साइड्स हैं, जो साइड्स की जो लेंथ है, जो लाइन की लेंथ है वो एडजेसेंट इक्वल होगी। यहाँ पर सारे आपस में लेंथ में बराबर होंगे। जब लेंथ में बराबर होंगे तो वो रोम्बस क्रिएट करेंगे। देखें यहाँ पर ये जो ए डी लाइन है, लाइन ए डी, ये आपके साथ बराबर होगा साइज में बी सी के। ठीक हो गया। फिर इसी तरह करते जाएं। ए बी का जो लाइन होगा वो बराबर होगा हमारे साथ डी सी वाले लाइन के। ठीक हो गया। यहाँ पर सारे लाइंस हम इस तरह भी कह सकते हैं जैसे स्क्वायर में था कि सारे लाइंस आपस में इक्वल हैं। ये देखें। सो दिस शेप विल बी नोन एज, हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे इसको, ये वाला। सो आपने ये डेफिनेशन इसके ऊपर स्टडी करने हैं। फिर दूसरा शेप कौन सा आता है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में देखें द फिगर ए बी सी डी, ये वाली जो फिगर है ये वाली, ये एक ट्रेपीजियम है। ए ट्रेपीजियम हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो लाइंस ऐसे होंगे जो पैरेलल होंगे, बाकी कोई लाइन इसमें पैरेलल नहीं होगा। ठीक हो गया। देखिए ये वाली लाइन ए और बी और डी और सी आपस में पैरेलल है, यानी आपस में ऐसे जा रहे हैं। कौन से लाइंस, जो लाइन ए बी है वो पैरेलल होगा किस चीज़ के, डी सी वाले लाइन के। सो आपने ये थ्योरी इस तरह करके आपने इसको माइंड में बिठाना है और इसको आपने याद रखना है। बाकी ये चीज़ें देख लें आप इसके ऊपर। सम ऑफ ए एंगल प्लस बी डी एंगल विल बी इक्वल टू 180, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल में था, रोम्ब पैरेललोग्राम में था, वैसे ही यहाँ पर भी सम इनके 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ठीक है। तो ये थ्योरी आपने इसके ऊपर स्टडी करनी है। बाकी देखें काइट का जो शेप है ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। देखिए साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 एंड साइड नंबर 4। इसी तरह साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4। सो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया हमारे पास, उसके अलावा रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, फिर हो गया कौन सा शेप रह गया, पैरेललोग्राम रह गया, वो भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। काइट हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। काइट में आप लोग देखें, इन अ काइट बोथ पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये वाली लाइन जो होगी इस लाइन की साइज़ के बराबर होगी और ये वाली लाइन जो होगी इस
ये लाइन इस लाइन के साइज़ के बराबर होगी। ये चीज़ आपने नोट करनी है इसमें। बाकी इसके जो सारे एंगल्स हैं इंटीरियर, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे प्लस होके आपको रिज़ल्ट जनरेट करेंगे 360 का। किस चीज़ का? 360 का रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। इसके जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द काइट्स होते हैं वो 360 के इक्वल आते हैं। सो ये चीज़ आपने क्वाड्रिलेटरल्स में नोट करना है कि भाई एंगल का सम क्या आ रहा है, लाइन कैसे है, पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, या फिर इनके अंदर जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। चलें, ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री इन क्वाड्रिलेटरल्स। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं। अगेन यहाँ पर समझा देता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक लाइन होती है जो किसी भी शेप को, लेट सपोज ये एक सर्कल है, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। दो इक्वल पार्ट्स में उसने इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें, ये जो अभी आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं, ए स्क्वायर हैज़ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गया। ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ए पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और ए ट्रेपीजियम एक्सेप्ट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये आइसोसेलेस को देख लेते हैं कि ये क्या बला है। अच्छा, आइसोसेलेस की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन मेजर। जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे वो आपस में लेंथ में बराबर होंगे। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम में हमारे पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है। देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं, बाकी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये लाइन और ये लाइन ख़िलाफ़ जा रहे हैं, देखें। और ये लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? लेट सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। सो ए बी का लाइन जो है वो पैरेलल होगा सी डी के या डी सी के। सो ये ट्रेपीजियम होता है, जैसे ऊपर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ लिया। अच्छा, मैं कहाँ पे था? यहाँ तक था। ट्रेपीजियम का जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक हो गया। फिर है रोम्बस हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रोम्बस के अंदर 2 लाइन्स सिमेट्रिकल बनते हैं। सिमेट्रिकल शेप्स में इसको डिवाइड कर देता है। सो कितने नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं? इसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। और फिर है एकाइड हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर 1 है। ये चीज़ आपने बिल्कुल रट्टा करनी है, क्योंकि इस पर आपके पेपर में आपको MCQ आ सकता है। इस पर आपके पेपर में MCQ आ सकता है। भाई, स्क्वायर हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये एक अलग MCQ है। ए रेक्टेंगल हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये एक अलग MCQ है। ए पैरेललोग्राम हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का जो नंबर है वो गायब करके आपको 4 ऑप्शंस देकर आपको इस पर MCQ आ सकता है। सो आपने ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 203 इन यूनिट नंबर 11 ऑफ क्लास 7 मैथमेटिक्स। सो ये चीज़ आपने MCQs के लिए लाजमी इसको याद करना है या रट्टा करना है। जो भी आप करें ये आपको याद होने चाहिए। 6 लाइन्स, 2 लाइन्स, नो लाइन, फिर 1 लाइन, और इसी तरह करते जाएं 2 लाइन्स, 1 लाइन। ये चीज़ें आपने करनी है। ये चीज़ें आपने इस चैप्टर में लाजमी तौर से याद करनी है। आपको पेपर में इसके ऊपर MCQ आ सकता है। सो हो गया ये। अब आप देखें इसका जो एक्सरसाइज है वो छोड़ दें आप। नेम द फॉलोइंग फिगर्स, इनको नाम देना है। आपको पेपर में ऐसे नहीं आता कि आपको ये शेप गिवन हो और आपको कहे कि यार इसका नाम बताओ। अभी तक तो मेरे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। तो चले, इस चीज़ को आपने छोड़ देना है। ठीक है। अननोन एंगल्स फाइंड करना, ये भी आपका काम नहीं। एंगल्स फाइंड करने के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर्स क्लास 8 में आएंगे, वो फिर वहाँ पर हम करेंगे। सो ये था क्वाड्रिलेटरल का पूरा एक्सरसाइज। यहाँ से थ्योरी आपने लाजमी याद करनी है। मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाया था, ये सारे थ्योरेटिकल हैं। क्या है? थ्योरेटिकल हैं। सो आपने थ्योरी यहाँ से याद करनी है हर हाल में। ठीक हो गया जी। चले, अब जाते हैं पॉलीगॉन्स के ऊपर। पॉली का मतलब
पॉलीगॉन किस चीज़ को बोलते हैं? वी नो दैट पॉलीगॉन्स आर क्लोज्ड प्लेन फिगर्स हैविंग 3 और मोर लाइन। या तो 3 लाइंस होंगे या लाइंस या फिर जो साइड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो उसको हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं। सेगमेंट्स या साइड्स इसके 3 या मोर देन 3 हो सकते हैं, इनको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। अगर 4 आ गए तो फिर वो पॉलीगॉन नहीं होगा, फिर वो हमारे पास होगा क्वाड्रिलेटरल्स। क्या जी? वो फिर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर चला जाएगा। 4 साइड्स अगर हो गए, अगर 3 साइड्स या मोर देन 3 लाइंस आ गए उसके किसी शेप के, तो वो हमारे पास पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन के कौन कौन से टाइप्स हैं ये आपने याद करने हैं। ये अलग से अपने ऊपर एक एमसीक्यू बना सकता है, ये अलग से एमसीक्यू है और ये अलग से एमसीक्यू है। हमारा काम है एमसीक्यूज़ के हवाले से स्टडी करना। ठीक हो गया? अभी तक एक्सरसाइज जो थे वो तो हम कर रहे थे, लेकिन इस वाले चैप्टर में 11 और 12 में हमने ये एमसीक्यूज़ के लिए ये थ्योरी लाजमी कवर करनी है। ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। अगर यहाँ से मैं आपको ये 3 साइड्स हटा दूँ और आपको ऑप्शन दूँ कि 3, 4, 5 या 1, सो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ऐसा पॉलीगॉन जिसके 3 साइड्स हों उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ये एक एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है, एक यहाँ पे। अगर ये सब गिवन हो और ट्रायंगल आपसे मांगे तो फिर आपने ऑप्शन में से ट्रायंगल निकाल कर सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया? सो ये आपने याद करना है, बस इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। 3 साइड्स हैं किसी शेप के तो वो ट्रायंगल होगा। सो इसमें 2 एमसीक्यूज़ अलग से बन सकते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल, अच्छा क्वाड्रिलेटरल क्या है जी? ए पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास पॉलीगॉन ही है, 3 या मोर देन 3 लाइंस। सो अब इसके देखिए, इस वाली शेप के ये जो पैरेललोग्राम आपको गिवन है इसको आप देख लें, इसके 4 साइड्स हैं, मोर देन 3 हैं। सो ये क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन के अंदर इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सो ए पॉलीगॉन हैविंग, यहाँ पर जो बात की मैंने वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, गलत हो गई। हर एक शेप को पॉलीगॉन कह सकते हैं। ठीक है जी, हर एक शेप को पॉलीगॉन कह सकते हैं अगर उसके 3 साइड्स हैं या मोर देन 3 हैं। सो क्वाड्रिलेटरल्स जितने भी हो गए उनको पॉलीगॉन कह सकते हैं क्योंकि उनके साइड्स मोर देन 3 हैं। चलें, ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ये 4 साइड, इसके ऊपर अलग एक क्वेश्चन बन सकता है और इसके ऊपर अलग एक क्वेश्चन बन सकता है। सो आपने ये चीज़ रट्टा करनी है या याद करना है, चीज़ों को समझ लें। 4 साइड्स वाली शेप को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। 3 साइड्स या 3 सेगमेंट्स वाली शेप को पॉलीगॉन ही बोलते हैं। और जब 3 आ जाए फिर उसको ट्रायंगल बोलते हैं। 4 आ जाए तो फिर उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइड्स अगर किसी शेप के हैं तो फिर उसको पेंटागॉन। ये हमारे पास एक पेंटागॉन है, ये हमारे पास एक पेंटागॉन है, इसके 5 साइड्स है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो 5 साइड्स के ज्योमेट्रिकल शेप को पेंटागॉन बोलते हैं। इसी तरह करते जाएं। ए पॉलीगॉन विथ 6 साइड इज कॉल्ड हेक्सागॉन। बस ये चीज़ आपने याद रखना है। हेप्टागॉन किस चीज़ को बोलते हैं जी? हेप्टागॉन में हमारे पास 7 साइड्स होते हैं। सो ये अलग एक एमसीक्यू है और ये हेप्टागॉन नेम खुद से अलग एक एमसीक्यू बना सकता है, आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है जी। फिर देखें, ऑक्टा 8 से निकला हुआ है। सो 8 साइड्स वाली शेप को ऑक्टागॉन कहते हैं। ये एसएसटी, सीटी, पीएसटी में पिछले साल आ चुके थे, मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने देखे थे। सो आपने ये चीज़ें याद करनी है। ओके जी, ये हो गया। अच्छा, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन किस चीज़ को बोलते हैं? इफ़ मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। जिसमें तमाम साइड्स, जिसमें तमाम इंटीरियर एंगल्स, तमाम साइड्स और तमाम अंदरूनी जाविये ये वाले, ये आपस में बराबर हों और ये साइड्स भी आपस में बराबर हों तो फिर उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। इर्रेगुलर में देखिए, इर्रेगुलर में खलत मलत गड़बड़। सो इर्रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास
If measurement of all sides and all interior angles of a polygon are not equal, it is called an irregular polygon. So ये चीज़ आपने इस तरह से करके याद रखना है. ठीक हो गया. रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं. इर्रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स हैं और जो लाइंस है उनकी लेंथ, उनकी मेजरमेंट आपस में बराबर नहीं होगी. लेंथ ऑफ द साइड्स एंड मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स विल नॉट बी इक्वल इन केस ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स. ये चीज़ आपने याद रखनी है. इर्रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन पर एक अलग क्वेश्चन बन सकता है. इर्रेगुलर और रेगुलर पॉलीगॉन, इन दोनों के ऊपर आपको क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है. सो ये चीज़ आपने याद रखनी है. फिर इसको अगर इर्रेगुलर आ गया, आप देख लो इसके साइड्स गिन लो, 1 2 3 4 5. सो ये हमारे पास 5 साइडेड की एक शेप बन गई. सो 5 को हम क्या बोलते हैं वो हमने यहाँ से याद कर लिया, पेंटागन बोलते हैं. सो ये हमारे पास इर्रेगुलर पेंटागन है. इसको हम इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर बोलते हैं. रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन. ठीक है. यहाँ पर इसके 9 साइड्स हैं. सो 9 साइड्स को हम इर्रेगुलर नोनागन कहते हैं. चलें, ये मेरे मुंह पे थोड़ा सा सही नहीं आता, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट. सो अब आप देख लें, ये जो 8 साइड्स हैं, 8 वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, उसको ऑक्टागन बोलते हैं. ये देखें, ऑक्टागन जिसके 8 साइड्स हों, 8 लाइन हों उसके अंदर. सो ये हमारे पास एक इर्रेगुलर ऑक्टागन है. ये चीज़ आपने अपने लिए पेपर के हवाले से याद रखना है. अब कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन किस चीज़ को बोलते हैं, आप ये याद कर लो. ए कन्वेक्स पॉलीगॉन इज़ अ पॉलीगॉन that has all of its vertices pointing outward, जिसके सारे कोने बाहर निकले हुए हों. देखिए, ये हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन है. ये वाला कोना बाहर निकला हुआ है, वर्टिस बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है. कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे अंदर जा रहा हो जैसे यहाँ पर जा रहा है. तो जब सारे वर्टिसेस बाहर उभरे हुए हों, बाहर निकले हुए हों, देखिए वर्टिस 1, वर्टिस 2, वर्टिस 3, वर्टिस 4 और वर्टिस 5, ये सारे बाहर की तरफ आउटवर्ड निकले हुए हैं. देखिए, पॉइंट कर रहे हैं. चले मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ. ये आपके पास एक ट्रायंगल है, आप देख लो 1 2 और 3, वर्टिस 3, वर्टिस 2, वर्टिस नंबर 1. सो इनके वर्टिसेस आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हैं. देखें, बाहर की तरफ निकले हुए हैं ऐसे. सो जब बाहर की तरफ इनके ये वर्टिसेस निकले हुए हों, ये पहला शेप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 शेप्स आप देख लें, ये बाहर निकले हुए हैं. सो ये हमारे पास कन्वेक्स होगा. अगर उसमें कोई वर्टिस अंदर की तरफ जा रहा है, एक कनकेव पॉलीगॉन हैज़ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस पॉइंटिंग इनवर्ड्स. देखें, मैं आपको एक शेप बना के देता हूं. ये हमारे पास एक स्क्वायर है, सारे वर्टिसेस बाहर आउटवर्ड जा रहे हैं. लेकिन मैं अगर इसको ऐसा बनाऊं, ठीक है, इसको मैं ऐसा बनाऊं, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐड की. यहां पर ये कन्वेक्स था. क्या था? कन्वेक्स था. लेकिन इसका ये वाला, इस शेप में ये वाला देखिए अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड्स पॉइंट हो रहा है. ठीक है, इनवर्ड्स. सो जब इनवर्ड इसकी डायरेक्शन हो, ये अंदर की तरफ हो, जैसे इस शेप में आप देख लो, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन. बस ये चीज़ आपने याद रखनी है. इसमें मैं आपको लाख बार समझाऊं, अगर आप इसको खुद याद नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा. चलें, इस पर ये जो एक्सरसाइज है वो आप एज इट इज़ छोड़ दो. यहाँ से ये थ्योरी समझ लो, ये सारा एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हो. आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स अमंग द फॉलोइंग. रेगुलर किस चीज़ को बोलते हैं? जिसमें सारे साइड्स, सारे एंगल्स बराबर हों. ठीक हो गया, उसको रेगुलर, पेन किधर गया, उसको रेगुलर बोलते हैं. जिसमें हमारे पास सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल ना हो, उसको इर्रेगुलर बोलते हैं. रेगुलर में सारे बराबर होते हैं. सो आप देख लो इनमें शेप्स,
ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह नहीं आता कि इसमें रेगुलर कौन सा है, इर्रेगुलर कौन सा है। डेफिनेशन याद रख लो, डेफिनेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया जी। 11.2 को आपने एज इट इज़ करके छोड़ देना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने आपकी बुक में बना हुआ है, ये आपने देखना है और इस चीज़ को समझना है। पॉलीगॉन के जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, ये वाले सारे, उसके साइड्स याद कर लो। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में हमारे पास 6 साइड्स होते हैं, हेप्टागन में हमारे पास 7 और ऑक्टागन में हमारे पास 8 लाइन या 8 साइड्स होते हैं। आपने इसका जो इंटीरियर एंगल्स इसके जो होते हैं, इन पॉलीगॉन्स के जो इंटीरियर एंगल्स, क्या जी, इंटीरियर एंगल्स, इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं पॉलीगॉन्स। ठीक हो गया। इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसका फॉर्मूला आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? 180 मल्टीप्लाई बाय n-2। ठीक हो गया। ये जो जितने भी यहाँ पर हमारे पास पॉलीगॉन है, इनका ये वाला फॉर्मूला है। ठीक हो गया, इंटीरियर एंगल्स का। और आपको पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊँ 1 2 3 4 5 6, ये 7 MCQs यहाँ पर बन रहे हैं, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। आपको ये पूछे जा सकते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360, सम ऑफ द पेंटागन या सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन इज़ 540, सम ऑफ द interior angles of hexagon is 720 degree, sum of the interior angles of the heptagon is 900, sum of the interior angles of octagon is 1800। ये चीज़ आपने याद रखना है, ये वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ आपको इस फार्मूला से मिलेंगी। कौन से फार्मूला से? इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n-2, n-2। आप देख लो यहाँ पर ये जो n है, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स को। अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो आप इंटीरियर एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? पॉलीगॉन्स की, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। चलें इस पर हेक्सा को उठा लेते हैं। अगर आपको कोई कहे कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन, ये क्या होगा? तो आप देख लो कि हेक्सा में हमारे पास 6 साइड्स होते हैं। कितने? 6 साइड्स, यानी n की वैल्यू 6 होगी। बस आप ये काम करो, ये फॉर्मूला आपको याद होगा क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, आपने खुद भी प्रैक्टिस की होगी। सो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस शेप, ये जो हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन, इसका आप लिख लो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ पर n कितना है? 6 - 2। सो 180 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 कर लें आप, 4 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। देख लो, जब हेक्सागन आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 720 का आंसर आता है। ठीक हो गया जी, 720 का आंसर आपके पास आएगा। किस चीज़ का? हेक्सागन का। देखें ये, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये आपके पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंस रखता है।
इम्पोर्टेंस रखता है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, बस आप ये चीज़ याद कर लो। हो गया जी, चलें इसको छोड़कर दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। अच्छा, ये तो एक फार्मूला हो गया। रेगुलर पॉलीगॉन्स का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ये था इरेगुलर का, ये अब आते हैं रेगुलर के ऊपर। रेगुलर में क्या होगा, ये जो हमारे पास रेगुलर का टर्म आ जाए, रेगुलर पॉलीगॉन, इसका जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया किस चीज़ का, रेगुलर, जिसमें ऑल साइड्स भी इक्वल हो और इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल हो। उनका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इंटीरियर एंगल्स को सम करने का फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, इक्वल्स वही 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है आपने, सिंपल सा काम है। डिवाइडेड बाई n, सॉरी डिवाइड बाई n, 2 नहीं, डिवाइड बाई n। n यहाँ पर इसमें सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है इस वाले फॉर्मूले में, देखिए 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2, यहाँ पर n सिर्फ एक बार था। रेगुलर पॉलीगॉन्स के केस में आप n 2 टाइम्स लगाएंगे, 180 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब कोई भी शेप आपको आ जाए, लेट सपोज ऑक्टागॉन आ जाए, ऑक्टागॉन आ जाए, ऑक्टागॉन में n की वैल्यू यानी साइड्स की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है, 8 की। बस आप लोग क्या कर लो, फॉर्मूला में सॉरी ऑक्टागॉन के केस में तो ये नहीं आएगा, माय अपॉलॉजी, ऑक्टागॉन के केस में ये नहीं आएगा। लेट सपोज एक ऐसा शेप आपके पास आ गया जो रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर है, उसमें अगर आपके पास आ गया पेंटागॉन, यस यहाँ पर भी है पेंटागॉन, रेगुलर शेप ही है। पेंटागॉन में आप देख लो सारे साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, ठीक हो गया जी, और सारे एंगल्स भी अंदर वाले इक्वल्स हैं। आप इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से रेगुलर और इरेगुलर का। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी शेप्स हैं वो हमारे पास, ट्रायंगल हमारे पास रेगुलर होता है या इरेगुलर होता है? ट्रायंगल हमारे पास इरेगुलर हो सकता है, बिकॉज अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं इस तरह से, देख लो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, इसमें कुछ रेगुलर इरेगुलर हो सकते हैं। ये जनरलाइज आप ऐसे याद रख लो, और जब रेगुलर का आपसे कहा जाए फिर आप समझ लो कि इसमें हमारे पास n की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी और एंगल्स की वैल्यू भी सेम आएगी। कंफ्यूज ना करें ख़ुद को, बस इस चीज़ को याद रखना है। सो रेगुलर पेंटागॉन अगर आ गया, ये वाला जो शेप है, देखें ये वाला जो शेप है, ये एक पेंटागॉन है, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, 5 साइड्स है इसके अंदर, सारे साइड्स लेंथ में आपस में इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इसके अंदर इक्वल हैं। बस आप इस चीज़ के अंदर फॉर्मूला में ये वैल्यू लगा लो, n इज इक्वल टू 5 माइनस 2 डिवाइड बाय n 5। इससे जो भी वैल्यू आएगी वो सम ऑफ द इसके अंदर जितने भी एंगल्स है, एंगल नंबर A प्लस एंगल नंबर B प्लस एंगल नंबर C प्लस एंगल नंबर D प्लस एंगल नंबर 1 2 3 4 और ये 5वां एंगल हो गया। इसका जो सम आएगा वो इस फॉर्मूले में आप यहाँ लिख लो।
इस फॉर्मूला को करके कैलकुलेट करके वैल्यू यहाँ पर लगा लो। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन की शेप में। इर्रेगुलर का आप वो वाला यूज़ कर सकते हो जो पहले हो गया। ठीक हो गया जी। चले ये हमारे साथ हो गया। जनरलाइज फार्मूलाज ये वाले हैं, देखें ये वाले। और रेगुलर के केस में आपने ये ख्याल करना है कि आपने उसको नंबर ऑफ़ साइड्स के ऊपर डिवाइड भी करना है। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर हो चुका है काम। इन लोगों ने पेंटागन जो रेगुलर था उसके अंदर जो जितने भी एंगल्स हैं 108 के ऊपर उनका सम आ रहा है इंटीरियर एंगल्स का। चलें बस ये चीज़, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब ये करते करते जाएं। इस शेप के लिए ये हमारे पास हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं इसके। रेगुलर हेक्सागन है, फिर रेगुलर हेप्टागन। आपको फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज, ये ऑप्शंस आपको गिवन होंगे 120, 130, 140, 150। सो आपने फॉर्मूला में पुटिंग करके ये वाली वैल्यू निकालनी है 120। और इसी तरह करते जाएं, इसका भी और बाकी जितने शेप्स यहाँ पर इन लोगों ने किए हुए हैं वो आपने निकाल कर फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। ये किस चीज़ का है? रेगुलर ऑक्टागन का है। आपने इस पर कम से कम रट्टा नहीं लगाना, आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए। जनरलाइज ये होगा। अगर रेगुलर का कहे तो फिर रेगुलर में आपने नीचे n की वैल्यू को लगाना है। किस चीज़ की वैल्यू को? n की वैल्यू को लगाना है आपने। चले हो गया। दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं उसके अंदर क्या है। एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। एक्सटीरियर एंगल्स के केस में हम क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल्स के केस में हम क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। जितने साइड्स होंगे किसी पॉलीगॉन के, पहले उसका फॉर्मूला आपने ये सीखना है, तभी आप जाकर उसके जो नंबर ऑफ सम ऑफ द एक्सटीरियर यानी बाहर के जो एंगल्स हैं, ये देखिए बाहर ये वाला एंगल, ये वाला, ऐसे करते जाएं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल्स का, किस चीज़ का? एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। आपने लिखना है द सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन्स। सो और फिर उसमें से माइनस करना है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगॉन। देखें 180 इंटू एन माइनस 180 इंटू एन, ये काम आपने करना है। ये काम आपने करना है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक्सटीरियर एंगल्स हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल्स लगाना है, तो फिर वो हम कैसे लगाएंगे? सो 180 चले नीचे आसान हो गया यार। ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। ओके ओके ओके, क्लियर हो गया। मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक हो गया। सो ट्रायंगल का बाहर का जो एंगल होगा वो 180 के इक्वल कैसे आएगा? इस फॉर्मूला से 360 ओवर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक हो गया। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी स्क्वायर, सो 360 डिवाइड बाई 4। ठीक हो गया। आपको एक एंगल का पता लग गया, बाकी उसको ऐड कर लो। स्क्वायर के केस में देखिए 90 डिग्री का एंगल, यहाँ एक स्क्वायर है आपके साथ,
हमें तो पता है इसके जो अंदर के एंगल्स हैं वो तो 90 के बराबर हैं, बाहर वाले एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं ये जो बाहर निकले हुए हैं, ठीक हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो बाहर के केस में 360 डिवाइड बाई 4 आपने करना है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर पेंटागन आ गया सो आपने डिवाइड बाई 5 करना है। 360 डिवाइड बाई n, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तब आप जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थ्योरी है, बंदा बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपने इसको करके याद रखना है। अब ये यहाँ पर एक पूरा इन लोगों ने किया हुआ है इस ट्रायंगल का PQR का जो ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है, इसका इंटीरियर एंगल यानी PRS इस तरह ये आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वो हमें पता है 180 के बराबर है। सो 180 आल्सो PQR प्लस PRS ये आपस में सम होके 180 दे रहे हैं। एंगल्स इन लीनियर पेयर, साथ में लीनियर पेयर में आ रहे हैं, सो 180 के इक्वल है। ये सारा आप देख लो, अभी समझाते समझाते मैं ख़ुद को भी कंफ्यूज कर दूंगा और आपको भी कंफ्यूज कर दूंगा। द पेयर ऑफ, ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। द पेयर ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इज कॉल्ड लीनियर पेयर, और द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल फ्रॉम 180। मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, आप इसका कैसे फाइंड कर सकते हो? उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से। इस वाली वैल्यू को आप इससे, ये वाली वैल्यू उससे में से माइनस कर दो, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने लगाना है, याद करना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल या एन साइडेड पॉलीगॉन। यहां पर मैं लिख लेता हूं, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगॉन, ये बराबर होगा 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ द साइड्स। सो अगर पेंटागन आ गया सो 360 के साथ 360 को डिवाइड कर दो 5 के ऊपर। हेक्सागन आ गया, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हेक्सागन आ गया, सो 360 के ऊपर 360 को डिवाइड कर दो 6 के ऊपर। इसी तरह अगर ऑक्टागन आ गया सो 360 को डिवाइड कर दो 8 के ऊपर। आपके पास एक्सटीरियर एंगल की जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, वो आपके पास इस फॉर्मूले से आएगी। राइट, सो आपने ये चीज़ याद करनी है, ये फॉर्मूला आपने याद करना है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अलग से बता दिया ऊपर और एक्सटीरियर का यहाँ से बता दिया। चले ठीक है, हो गया। अब आते हैं सर्कल के ऊपर। ये पॉलीगॉन का एक्सरसाइज है, आप लोग देख लो, इम्पोर्टेंस नहीं रखता। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। सो मैंने आपको कहा अगर आपने थ्योरी देख ली आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। 8 साइड्स गिवन है, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दें, बात ख़त्म। पेंटागन की बात हो रही है, 8 साइडेड पॉलीगॉन है रेगुलर। पेंटागन की बात हो रही है, 360 को डिवाइड कर दे 8 के ऊपर, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें अब ज़रा सर्कल के ऊपर जाते हैं। इस एक्सरसाइज में कितना काम रह गया मैं देख लेता हूँ। बस ये एक एक्सरसाइज इसमें रहता है यार। इसमें जो मेन काम है ना सर्कल वाले में, ये हम अभी
रिसेंटली जो क्लासेस हमारे हो चुके हैं उसमें हमने कर लिए हैं। रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस और सर्कल किस चीज़ को बोलते हैं उसकी डेफिनेशन याद कर लो। ए सर्कल इज़ अ प्लान फिगर दैट इज़ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट। ठीक है जी, ये देखें एक पॉइंट है, सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर इसका जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सारे इक्वी डिस्टेंस है। सो ये एक प्लेन फिगर होगा, सर्कल एक प्लेन फिगर है और इसके एज के ऊपर या बाउंड्री के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो ऐसे शेप को हम सर्कल बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। बाकी ये चीज़ें देख लो, इसके अंदर सेंटर किस चीज़ को बोलते हैं, जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होगा। ए फिक्स पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, जो बात मैंने की कि बाउंड्री से इक्वल होगा डिस्टेंस, उसको सेंटर बोलते हैं। रेडियस किस चीज़ को बोलते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट, सेंटर से लेकर यहाँ पर सी या ए, इस चीज़ को आप सी समझ लो जो सेंटर है, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है इस चीज़ को हम बोलते हैं रेडियस। अभी डायमीटर किस चीज़ को बोलते हैं, सेंटर से गुजरकर दो पॉइंट्स जो बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं। लेट सपोज पॉइंट ए है और पॉइंट बी, नहीं पॉइंट ए बी सी हो गया। लेट सपोज ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। सो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जितना डिस्टेंस है इस चीज़ को हम बोलते हैं डायमीटर, इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें आपने याद करने हैं। सरकमफेरेंस, अभी रिसेंटली जो क्लासेस हुई है सरकमफेरेंस के ऊपर मैंने बात की थी, जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है जी, जो इसकी टोटल बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसको हम सर्कल का सरकमफेरेंस कहेंगे और इसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। ठीक हो गया, वो आपने रिकॉल करके वहाँ से स्टडी करना है। सेगमेंट ऑफ द सर्कल मतलब एक पार्ट, एक रीजन, ये इसका एक सेगमेंट है सर्कल का। ये देखें, ये थ्योरी बस यहाँ पर है, मैंने लिखा है, ये सारे चैप्टर्स थ्योरेटिकल हैं। सो ये चीज़ें आपने याद करनी है इसके अंदर। आर्क किस चीज़ को बोलते हैं, जो बाजू होता है। सर्कल की बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज ये पॉइंट A1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस या लाइन बन रही है उसको हम बोलते हैं आर्क। इसको सेंटर बोलते हैं, इस चीज़ को रेडियस बोलते हैं और इस पूरे लाइन को डायमीटर बोलते हैं। इस वाले यहाँ से यहाँ तक इसको सेगमेंट बोलते हैं। ऐसे करते जाएं, याद करते जाएं, आपको आइडिया होता जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सेमी सर्कल का क्या मतलब है? सेमी सर्कल का मतलब ये है कि एक पूरा सर्कल, ए डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2। इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो। ये लाइन इस सर्कल को दो शेप्स में जो आपस में बराबर हैं साइज़ के हवाले से और मेजरमेंट के हवाले से, ठीक है, डिवाइड करता है। सो ये वाला सर्कल सेमी सर्कल है और ये सर्कल ख़ुद से एक सेमी सर्कल है, यानी इस तरह का एक सर्कल बन रहा है। देखें, यहाँ पर एक सर्कल इस तरह बन रहा है और दूसरा सर्कल इस तरह बन रहा है, इस तरह से। दोनों को अगेन अगर मिलाएंगे तो फिर ऐसे बनेगा। सो सेमी सर्कल इसको बोलते हैं। बस ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ये आपने याद रखना है। फॉर्मूलाज वगैरह एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के ऊपर ये एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें जो MCQ है वो आपने लाजमी याद करने हैं। द लॉन्गेस्ट चॉर्ड या कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज़ रेडियस, सेगमेंट, डायमीटर, सेक्टर। मैंने नहीं बताना, ये आप खुद से कर लो। ए सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर दैट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट्स, लाइन्स, सेगमेंट्स, सेक्टर्स। अभी 2 सेकंड नहीं हुए, वो आप लोग यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा वो आप लगा लो। ये MCQs आपने करने हैं। मैं अक्सर अपनी फेसबुक वाली वीडियोस में कहता हूँ कि
जो रिव्यू एक्सरसाइज गिवन होता है उसके अंदर एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपने कवर करने हैं, वो आप देख लो। ठीक है जी, चलें, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। सारा जो क्वाड्रिलेटरल्स का था, जो पॉलीगॉन्स का था, और जो हमारे पास था सर्कल, वो हमने डिस्कशन कर ली। थ्योरी है, एक्सरसाइज के ऊपर मत जाएं, रिव्यू एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लें, ये एमसीक्यूज़ देख लें। जो फार्मूलाज यहाँ पर इस वाले डिस्कशन में, यहाँ पर अभी जो हमारी डिस्कशन हुई वो एमसीक्यूज़ हमने कवर किए, बातें की, वो आपने लाजमी उसको देखना है, याद करना है। ठीक है जी, अब आते हैं एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। इसमें भी ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइजेज नहीं है, एक्सरसाइजेज आपने नहीं करने। क्यों? क्योंकि आपको देखें एक्सरसाइज 12.1 में एक काम गिवन है, ड्रॉ लाइंस ऑफ द सिमेट्री। आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं आता कि भाई ड्रॉ कर लो, ड्राइंग आपको नहीं आती। ये एक लेटर गिवन है बी, आपको ऐसे नहीं आता कि ये बी एक शेप है, ठीक है, बी की एक शेप बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पर देखें ये वाली, इसके ऊपर आप सिमेट्री का लाइन शो करवा दो, यानी ऐसे इसको जो दो इक्वल साइड्स में या दो इक्वल शेप्स में डिवाइड कर दें। नहीं, आपको नहीं आता भाई, बस आप ये एक्सरसाइजेज मत करो, टाइम वेस्ट मत करो इन चीज़ों के ऊपर। चले देख लेते हैं इसमें कोई काम की चीज़ें हैं या नहीं। ये बार ग्राफ, ये ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स वगैरह हैं इनको आपने बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट्स का एक अलग चैप्टर आएगा, वो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, वो आपने लाजमी कवर करना है। ट्रायंगल की डेफिनेशन बार बार हो गई, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, वर्टेक्स, साइड्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स, साइड, साइड, एंगल, एंगल, एंगल। ठीक हो गया जी, ये आप देख लो, कर लो, इसमें कोई मुश्किल नहीं, बार बार डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर। चले अब देख लेते हैं, ये चीज़ आपने लाजमी याद करनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं, पेस्केलिन ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है राइट एंगल्ड ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं, ये वाला, ये आपने याद करना है। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं। ये सारे डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये सारी थ्योरी है। सो आपने इन चीज़ों को याद करना है, आपने इन चीज़ों को मैं चले ऐसा करता हूँ, आज की क्लास कितने टाइम की हो गई, 57 मिनट, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें हमारे पास ट्रायंगल के ऊपर इसके जितने टाइप्स हैं, यानी एक हो गया इक्विलेटरल, शेप भी आपको एक फाइल में गिवन होगा, ठीक है, और शेप के साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी गिवन होगी, मैं एक फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा इसमें है आइसोसेलेस, ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने याद करना है। तीसरा इसमें हमारे पास है स्केलीन, चौथा इसमें हमारे पास है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पांचवा हमारे पास है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर छठा इसमें है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर वहाँ से किसी को नहीं समझ आता, सो आई विल डिस्कस इन अ शॉर्ट क्लास, मैं आपको वो समझा दूंगा। ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद करनी है, ये सारी चीज़ें।
एक्यूट, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलीन, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, वो आपने याद करना है। एक्सरसाइजेस आपने क्यों नहीं करने? कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएं जिसमें पी क्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो, क्यू आर हमारे पास पी आर और क्यू आर हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो। डेफिनेशन का यहाँ से भी आपको पता चल रहा है। देखें, इक्विलैटरल ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं? जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हों। आइसोसेलेस ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं? जिसमें दो साइड्स हमारे पास इक्वल हों लेंथ में। कंस्ट्रक्ट ए स्केलीन ट्रायंगल वेयर ए बी इज़ 3 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 2.5 सेंटीमीटर। जिसमें कोई साइड आपस में बराबर ना हो उसको स्केलीन बोलते हैं। ठीक हो गया। ये डेफिनेशंस यहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर कर दी। मैं अब इसको लिस्ट में भी प्रोवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर एस टी वेयर एंगल ऑफ आर एस टी एंगल ऑफ एस टी, जिसमें दो एंगल्स आपस में बराबर हों उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और एक साइड आपको गिवन है। कंस्ट्रक्ट ए स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल यहाँ पर अगेन आगे स्केलीन ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं? जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हों। ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पर आपसे क्या काम ले रहा है? आपसे कंस्ट्रक्शन का काम ले रहा है। सो यू नीड नॉट टू कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल। आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से तैयारी करनी है। मैं आपको समझा दूंगा कि आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलीन और राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्केलीन ट्रायंगल वगैरह वगैरह जितने भी है ये मैं आपको करवा दूंगा। एक लिस्ट बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, वो आपने याद करना है, उसको आपने पढ़ना है उसको। ठीक है, चले और इसमें अब देख लेते हैं। फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। शेप आपको पेपर में नहीं आता कि इसमें से अननोन जो एंगल है वो बता दो। बड़े माइनर और रेयर केसेस में आपके सामने शेप आ जाता है। सो ये सारा जो चैप्टर था इसमें जो इम्पोर्टेंट था ये चीज़ें आपने लाजमी से याद करनी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और जितना मैंने यहाँ पर लिखा ये सारा आपने याद करना है। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, एक ज़बरदस्त किस्म का इमेज बना के उसमें जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स टाइप्स, मैं एक फ़ाइल बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और वो चीज़ जो फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पेपर में एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंस रखेगा। क्योंकि आपको अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल किस चीज़ को बोलते हैं। इस पर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। सो मैं एक फ़ाइल बनाकर पीडीएफ प्लस उसका जो जेपीजी इमेजेस हैं वो फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये आज की क्लास का यहाँ एंड मैंने कर दिया। इसमें हमने क्या किया, यूनिट नंबर 11 जो था उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पॉलीगॉन्स के ऊपर और फिर हमने पढ़ा किस चीज़ के ऊपर जी, सर्कल के ऊपर हमने डेफिनेशंस पढ़ ली। मैंने आपको कहा इसके एक्सरसाइजेस मत करें, ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशंस को पढ़ ले। डेफिनेशंस के अंदर मैंने एक एक करके आपको कहा कि इस पर एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। फिर हम गए यूनिट नंबर 12 पर। यूनिट नंबर 12 वाज अबाउट, उसमें जो इम्पोर्टेंट था ट्रायंगल और जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं। वो आपने
कवर करना है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, बस ये आज की क्लास का टारगेट था मेरा, जो मैंने अपने जहन में तो कंप्लीट कर लिया। अगर किसी को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो यू गाइज आर फ्री टू आस्क, आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करने की प्रॉपर कोशिश करूँगा, बल्कि भरपूर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, सो आज की क्लास का मैंने यहाँ पर दी एंड कर लिया। कल इंशाल्लाह यूनिट नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है और इट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह वट एवर, हम कल उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग आज की क्लास का जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों ने ये करना है, ये काम इसको आपने स्टडी करना है और अपने लिए पेपर में जो MCQs हैं वो आपने इसी तरह से क्लियर करने हैं। ये एक्सरसाइजेस इसके नहीं करें, मैंने आपको बार बार बताया, अभी भी बता रहा हूँ, एक्सरसाइजेस इसके आप ना करें। आपके पेपर में एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्शंस, ड्राइंग के ऊपर कोई आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको आज की लेक्चर में सारे डिलीवर कर दिए, वो आपने करने हैं। सो इंशाल्लाह कल फिर यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और सेशन नंबर, आज हमारा कौन सा सेशन था, सेशन नंबर था 33। सो इंशाल्लाह कल 34 वाले सेशन में हम यूनिट नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और फिर आपसे मुलाकात भी कल ही होगी इंशाल्लाह।